नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। हिंदुस्तान से करीब 4000 किलोमीटर दूर गाजा पट्टी में इस वक्त भी भीषण युद्ध चल रहा है। एक तरफ हमास है, हमास के लड़ाके हैं, हमास की आतंकवादी कार्रवाइयां हैं, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इजराइल की सेना है और दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ा है। बाकायदा इजराइल ने साफ तौर पर कह दिया है, जब तक हमास के जो आतंकवादी, क्योंकि हमास के जो लड़ाके हैं इजराइल उनको आतंकवादी कहता है, तो इजराइल ने साफ तौर पर कह दिया है जब तक हमास के ये आतंकवादी एक एक जिन लोगों को अगवा किया उनको छोड़ेंगे नहीं, तब तक उन्होंने गाजा पट्टी की सभी लाइफलाइन जो हैं बंद करने का ऐलान किया है। साथ साथ बड़ी बात यह भी है कि इजराइल ने इसके साथ साथ एक समय अवधि दी, एक टाइम पीरियड दिया और कहा कि इस टाइम पीरियड में जो भी आम लोग हैं वो दरअसल गाजा पट्टी से निकल जाएं। और बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में गाजा पट्टी से लोगों का पलायन भी हो रहा है। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि हमास ने अपनी जो आतंकवादी कार्रवाइयां की थी उसके समर्थन में आज दुनिया भर में हमास ने कहा कि उसके समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे और उसके समर्थन में आज जिहाद का समर्थन करने का ऐलान किया था। और जिहाद का जो समर्थन है आज भारत में, हिंदुस्तान में भी हुआ। जी हां, भारत में, हिंदुस्तान में भी हुआ, कई जगह पर हुआ। लोग हमास के समर्थन में सड़कों पर उतरे। दो टूक में आज हम यही चर्चा करेंगे कि हमास के समर्थन में जो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं वो नाम भले फिलिस्तीन का ले रहे हैं, और फिलिस्तीन का समर्थन करना या फिलिस्तीन की किसी बात पर फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना कोई शायद उसमें हर्ज ना हो, लेकिन बड़ी बात यह है कि हमास का समर्थन करना, हमास के साथ खड़ा होना, और वो भी तब जबकि हमास ने एक बड़ी बेदर्दी से एक बड़ा आतंकी हमला किया था। वो कितना जायज है? बड़ा सवाल यह भी है कि दरअसल दुनिया में इस वक्त, दुनिया अगर कहें तो हमास के मसले पर, हमास की कार्रवाई के मसले पर दुनिया एक तरह से डिवाइड हो गई है, दो टुकड़ों में बंट गई है। ज्यादातर देश हमास की कार्रवाई को आतंकी कार्रवाई बता रहे हैं, भारत ने भी इसे आतंकी हमला कहा, लेकिन दूसरी तरफ कुछ मुल्क ऐसे हैं, खास करके इस्लामी देश जो है वो ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमास ने जो किया सही किया, जायज किया। शायद इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि आज भी दुनिया ये तय नहीं कर पाई है कि दरअसल आतंकवाद क्या है, आतंकवाद की परिभाषा क्या है। दुनिया आज भी इसे तय नहीं कर पाई है। दो टूक में इन तमाम मसलों पर हम चर्चा करेंगे। आतंकवाद के कितने समर्थक, ये भी चर्चा करेंगे। क्या ये सब कुछ हो रहा है इसलिए हो रहा है क्योंकि दुनिया ने अब तक आतंकवाद की परिभाषा तय नहीं की है, और कुछ भी हो, हमास ने जिस तरह से बेदर्दी से निरपराध लोगों को मारा, हत्याएं की, वो तो कम से कम आतंकी हमला था। उसके लिए तो उसके खिलाफ तो कम से कम खुलकर बोलिए। लेकिन वो लोग, जो लोग इसके खिलाफ खुलकर नहीं बोल रहे हैं, वो लोग हमास के समर्थन करने के लिए आज सड़कों पर क्यों उतर है, इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज P20 के कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने भारत की संसद पर जो आतंकी हमला हुआ था उसका जिक्र किया, और साथ साथ ये भी कहा कि दुनिया अब तक आतंकवाद की परिभाषा तय नहीं कर पाई है, और ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है। जरा सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा। टेररिज्म चाहे कहीं भी होता हो, किसी भी कारण से होता हो, किसी भी रूप में होता है, लेकिन वो मानवता के विरुद्ध होता है। ऐसे में टेररिज्म को लेकर हम सभी को लगातार सख्ती बरतनी ही होगी। टेररिज्म की परिभाषा को लेकर आम सहमति ना बन पाना, ये बहुत दुखद है। आज भी यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग टेररिज्म कॉन्सेंसस का इंतजार कर रहा है। दुनिया के इसी रवैये का फायदा मानवता के दुश्मन उठा रहे हैं। दुनिया भर की पार्लियामेंट्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को ये सोचना होगा कि टेररिज्म के विरुद्ध इस लड़ाई में हम कैसे मिलकर काम कर सके। साथियों,
दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए जन भागीदारी से बेहतर माध्यम नहीं हो सकता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं इस समस्या से निपटने के लिए दुनिया में जो है कम से कम एक राय तो बने। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है प्रधानमंत्री ने जो कही, वो प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ये भी होना चाहिए कि जन भागीदारी से हम इससे लड़ सकते हैं। लेकिन जब जन भागीदारी की बात करते हैं तो जन भागीदारी से आतंकवाद से लड़ने की बात करते हैं तो दिक्कत ये है कि इस वक्त तो आलम ये है कि आज जामिया मिलिया इस्लामिया ऐसी कई यूनिवर्सिटी में जो छात्र हैं वो बाकायदा वो हमास के आतंकी कार्रवाई के समर्थन में जो है वो उतरे। जरा देखिए। कंट्रोल नहीं हो रहा, वो तो आपने देखा कि किस तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया और देश की कई यूनिवर्सिटी में भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि इस तरह से कुछ छात्र हमास की आतंकी कार्रवाई के समर्थन में उतरे। और बड़ी बात क्या है, हमास ने आज ही कहा था कि जो जिहाद है उस जिहाद के समर्थन में लोग उतरे। और इसमें आइसा जैसे कुछ जो वामपंथी छात्र संगठन हैं उनकी भी हिस्सेदारी रही। तो हमने ये दिखाया। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस वक्त मैं राजस्थान में हूं और राजस्थान दरअसल दिल्ली से दूर राजस्थान में हूं जहां पर चुनावी जंग चल रही है। और राजस्थान में अलवर और उसके आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां भी दरअसल फिलिस्तीन का मुद्दा जो है गरमाया हुआ है। इसलिए गरमाया हुआ है क्योंकि राजस्थान यूथ कांग्रेस के जो एक सचिव है, राजस्थान यूथ कांग्रेस के सचिव, उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया था हमास की आतंकी कार्रवाइयों के समर्थन में। उन्होंने हमास के जो आतंकी जिस तरह से पैराशूट से उतरे वो उन्होंने ट्वीट किया, वो उन्होंने उनकी तस्वीरें डाली और उनके हाथों में हथियार हैं और वो पैराशूट से लैंड कर रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने, कांग्रेस के नेता ने ट्वीट करके लिखा, तुम्हारी बहादुरी के किस्से सरेआम करते हैं ए फिलिस्तीन के मुजाहिदों, हम तुम्हें सलाम करते हैं। और इस ट्वीट पर विवाद हुआ और इस ट्वीट को लेकर राजस्थान का भी माहौल गरमाया हुआ है। हमने आज राजस्थान यूथ कांग्रेस के जो नेता हैं उनसे बात की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। इन दिनों जो है मैंने देखा यूथ बीजेपी के जो नेता हैं वो आपके एक ट्वीट को लेकर भी मुद्दा बना रहे हैं कि आपने एक जो है हमास के जो मुजाहिदीन थे उनके फेवर में ट्वीट कर दिया। उसको लेकर भी खबर बनाते हैं, कहते हैं देखो जी ये लोग तो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। अलवर में भी ऐसा ही होता है। देखिए श्रीवास्तव जी, एक चीज आप समझिए कि समझने का फर्क है। हमास क्या है, हमें इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। हम समर्थन में है फलस्तीन के। और क्यों है? क्योंकि वो जगह फलस्तीनियों की है, फलस्तीन की है। पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुले मंच से अपने भाषण में कहा, जिस प्रकार हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है उसी प्रकार फलस्तीन फलस्तीनियों का है। इसी के बेस को लेकर मैंने एक ट्वीट किया था और वो ट्वीट जो है फलस्तीन के मुजाहिद लिखा था, ना कि हमास के। हमास वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बीजेपी का एक काम है, वो किसी को भी तो आतंकवादी संगठन बता देते हैं। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, हमास को इंडिया ने भी अभी तक कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं माना है, पहली बात। दूसरी बात कि मेरा ट्वीट हमास के समर्थन में नहीं था, मेरा ट्वीट फलस्तीन के समर्थन में था। जिस दिन मैंने ट्वीट किया उस दिन शाम को वेरी नेक्स्ट डे कांग्रेस पार्टी ने भी अपने AICC में ये रेजोल्यूशन पास किया कि हम फलस्तीन के साथ हैं। ये कांग्रेस का स्टैंड है। और भारत की केंद्र सरकार ने भी कल ही, जो हमारा मंत्रालय है, उन्होंने भी क्लियर किया हम फलस्तीन के मजलूम लोगों के साथ हैं। अब ये जो छुटभैया या फिर सोशल मीडिया पे इस तरह की पॉपुलैरिटी पाना चाहते हैं, उन लोगों ने मेरा ट्वीट को स्क्रीनशॉट लेकर और
झूठ एक टैग लगा दिया कि भाई ये तो आतंकवादियों को समर्थन कर रहा है। पहली बात तो हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है नहीं इंडिया में। दूसरा, अगर है तो मैंने जो ट्वीट किया वो फिलिस्तीन के सपोर्ट में किया, जो कि भाजपा के नेता भी कर रहे हैं। जो आपने वो जो पैराशूट से उतरते हुए दिखाया तो बोले वो तो आतंकवादी थे, फिलिस्तीन के तो हम समर्थन में, फिलिस्तीन के जो जायज हक है उनकी बात ठीक है, लेकिन आपने जब हमास के आतंकवादियों को पैराशूट से, तो वो उसको लेकर मुद्दा बना। सर उसमें कहीं लिखा ही नहीं है कि वो हमास का आतंकवादी है। उसमें तो कहीं उनकी कोई ड्रेस नहीं है, उसमें कोई लोगो नहीं है। और मैं एक चीज और आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वो जो फोटो है ना, वो एडिटेड फोटो है, वो नेचुरल फोटो भी नहीं है। अच्छा। और दूसरी बात ये कि उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि हमास का। अगर मेरे ट्वीट में कहीं ये मेंशन किया हो कि हमास का मैंने समर्थन किया है तो भी आप कह सकते हो। फिर मैं एक चीज दूसरी साइड बाय साइड ये भी कह रहा हूँ कि हमास इंडिया ने अभी तक उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित नहीं किया है। तो कुछ लोग छुप कर और कुछ लोग खुलेआम हमास की आतंकी जो कार्रवाइयां उनका समर्थन कर रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे, आतंकवाद के कितने समर्थक। और आज मेरे साथ जो लोग इस चर्चा में, इस डिबेट में जुड़ रहे हैं, दो टूक में आइए उनका परिचय करा दूं। मेरे साथ गुरुप्रकाश पासवान जुड़ चुके हैं। गुरुप्रकाश पासवान जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ अतीकुर रहमान जी जुड़े हैं। अतीकुर रहमान जी रिसर्च स्कॉलर है, इस्लामी रिसर्च स्कॉलर हैं। मेरे साथ सैयद जव्वाद जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। और मेरे साथ अंबर जैदी जुड़ी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैं आज की डिबेट की शुरुआत अंबर जैदी से करना चाहता हूं, क्योंकि हो क्या रहा है कि एक तस्वीर दिखाई जा रही है और इस तरह से एक पिक्चर जा रही है कि भारत के सभी मुसलमान जो हैं हमास की आतंकवादी कार्रवाइयों का समर्थन करते हैं। क्योंकि ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसने भी बाकायदा ये एक चिट्ठी जारी करी है और उसने कहा है कि भारत के मुसलमान जो हैं वो बाकायदा ये जो हमास की कार्रवाई है वो इसका समर्थन करते हैं। उसने इस तरह से लिखा और ये भी लिखा कि हमास की जो कार्रवाई थी उसको स्वाभाविक बताया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। अंबर जैदी, आप भी एक मुस्लिम हैं, तो क्या आप भी हमास की कार्रवाइयों को सही मानती है, जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जिस तरह से बाकी जो जामिया मिलिया के स्टूडेंट जो सड़कों पर उतरे? बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। बहुत ही अहम मुद्दा है। मुझे लगता है कि एक मुसलमान होने के नाते इस पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम भारत की बात करें एज कंट्री, तो भारत का भी, चाहे फिलिस्तीन की बात हो या फिर इसराइल की, दोनों को लेकर भारत का एक क्लियर स्टैंड रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी की जो नीति रही है, इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी पहले प्रधानमंत्री रहे हैं जो इन देशों में विजिट करके आए हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात है वो हमास के एक आतंकवादी कृत्य की है और मुझे लगता है कि इसमें कोई भी इफ एंड बट किए अगर मगर लगाए बिना हमें उसको एक सुर में कंडेम करना चाहिए। यहाँ पर जो हमास ने किया, आम बच्चों को, नागरिकों को, महिलाओं के साथ जो भी घिनौने अपराध हुए हैं वो दुनिया ने देखे हैं। उसमें कोई भी ढकी छुपी बात नहीं है या उसमें कोई किस तरह से उसको जस्टिफाई कर सकता है। इनफैक्ट भारत में बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर, जो एक जर्मन लड़की थी टैटू आर्टिस्ट जिसकी बॉडी को एक पिकअप ट्रक पर आतंकी लेकर घूम रहे थे नग्न अवस्था में, उसका जस्टिफिकेशन करें कि वो तो रियल अपनी जिंदगी में, आम जिंदगी में बिकिनी पहनती थी, तो उसको किस तरह से नेकेड बोला जा सकता है। तो महिलाओं के साथ हो रहे अपराध को जब महिलाएं एक भारत जैसे देश में बैठकर जस्टिफाई करेंगी तो आप क्या उम्मीद लगाकर बैठ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर फिर से कह देना चाहती हूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत के सारे मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते। भारत के मुसलमान अपना अलग अलग, सबका एक इंडिविजुअल मत है और बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो हमास का जो कृत्य है उसको पूरी तरह से एक आतंकवादी कृत्य मानते हैं। मैं खुद को उनमें से एक मानती हूँ। मुझे लगता है जो लोग इस सोच को मानते हैं, इस बात को मानते हैं, जो लोग हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रहते हैं और इंसानियत के लिए आवाज उठाते हैं, महिलाओं के लिए आवाज उठाते हैं, सबसे ज्यादा सड़कों पर नजर आते हैं, तो आज उनको, कुछ दिन पहले तक मणिपुर की महिलाओं के लिए आवाज उठा रहे थे, तो मुझे लगता है इजराइल की महिलाओं के लिए उठानी चाहिए। तो ये जो सिलेक्टिव अप्रोच होती है ना महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा के, हम मणिपुर में तो हमें बहुत दर्द होता है, राजस्थान में नहीं होता, यूपी में भी हो जाता है लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं होता, फिर हमें फिलिस्तीन की महिलाओं के लिए होता है लेकिन इजराइल की महिलाओं के लिए नहीं होता। अगर हम सबके लिए इंसानियत के इंसाफ की बात करते हैं तो हमें धर्म से ऊपर उठना होगा, यही हमास के लिए भी है। लेकिन एक बात और मैं अशोक जी यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि 2023 मार्च में ही जो इस्लामिक फतवा काउंसिल है जिसका हेडक्वार्टर नजफ में है,
जो एक क्लैरिकल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको शिया और सुन्नी सभी मुसलमान मानते हैं, उन्होंने एक फतवा जारी किया था। उसमें कहा था कि जो हमास है वो फिलिस्तीनियों का दमन करती आई है और वो मुसलमान जो दुनिया भर में मॉनेटरी सपोर्ट करते हैं या आइडियोलॉजिकल सपोर्ट करते हैं हमास को, उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फंड फिलिस्तीनियों के नाम पर मिलता है उसका वो गलत इस्तेमाल करती है। बच्चों की मिलिट्री ट्रेनिंग हो या ह्यूमन राइट वायलेशन हो, पत्रकारों का क्या ह्यूमन राइट वायलेशन हो, इस तरह की बहुत सारी बातें की थी उस फतवे में, और ये कहा था कि इसको नहीं सपोर्ट करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि भारत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को हमास के कृत्य को समझते हुए मुसलमानों से अपील करनी चाहिए कि हम आप फिलिस्तीन के साथ हो सकते हैं, कोई इजराइल के साथ हो सकता है। भारत का बिल्कुल एक क्लियर स्टैंड है कि हम आतंकवाद के खिलाफ है और एक लंबी जंग भारत की रही है आतंकवाद के खिलाफ, तो यहाँ पर कोई भी दो मत नहीं है, लेकिन हम आतंकवाद के खिलाफ है जो इजराइल के ऊपर हमास ने किया है, ये एकदम क्लियर है। मुझे लगता है कि लोगों को बांटने की जरूरत नहीं है धर्म के नाम पर। ये बड़ा साफ है एक जमीन को लेकर के जो झगड़ा हो सकता है इजराइल और फिलिस्तीन का, उसमें आप इजराइल के पक्ष में हो सकते हैं, फिलिस्तीन के पक्ष में हो सकते हैं, लेकिन कम से कम आतंकवाद और आतंकवादी कार्रवाइयों के पक्ष में नहीं हो सकते। सैयद जवाद, ऐसा क्यों हो रहा है कि आतंकवादी कार्रवाइयों का भी समर्थन किया जा रहा है? देखिए, आतंकवाद का कोई भी समर्थन नहीं करता, और माननीय प्रधानमंत्री जी की आपने एक बाइट चलाई कि आतंकवाद की अभी तक डेफिनेशन ही लोग नहीं डिसाइड कर पाए, और हम सबको मुत्तफिक होकर के आतंकवाद की डेफिनेशन को बताना चाहिए। अगर आतंकवाद ये है कि महिलाओं के ऊपर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर, निर्दोषों पर गोलियां चलाना, और उस वक्त में रमजान के मौके पर जब लोग मस्जिद अक्सा के अंदर नमाज पढ़ रहे थे और यही इजराइल ने गोलियां चलाई थी जाकर के, बच्चों को मारा, औरतों को मारा, और यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट ये कहती है कि इजराइल ने लगातार 70 सालों में फलस्तीन के ऊपर जिस तरीके का तशद्दुद करा है, जितने बच्चे मारे हैं, जितनी औरतें मारी हैं, जितने बुजुर्ग मारे हैं, और यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स को नहीं छोड़ा गया, स्कूल्स को नहीं छोड़ा गया, तो मुझे लगता है कि इजराइल सबसे ज्यादा आतंकी देशों में से एक है जिसने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। अच्छा, आतंकवाद की जहां तक बात होती है, इसको एक रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजन से जब जोड़ते हैं, लोग देखते हैं, तो उस आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित मुस्लिम लोग ही हैं। इराक के अंदर जिस वक्त ये प्रोपेगेंडा चला करके, सैयद जवाद एक काउंटर सवाल, सैयद जवाद एक छोटा सा, सैयद जवाद एक काउंटर क्वेश्चन है मेरा, आप जो कह रहे हैं कि एक छोटा सा मेरा काउंटर क्वेश्चन है। आपने कहा कि ठीक बात है, नहीं मैं इंटरप्ट नहीं, मैं एक काउंटर क्वेश्चन, नहीं आप, अरे नहीं सॉरी, आपने एक बात कही, मैं उसी संबंध में आपसे पूछ रहा हूं। अगर मैं इंटरप्ट कर रहा हूं तो एक थोड़ा सा आपकी बात में क्लैरिटी हो जाए, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो निर्दोष लोगों को मारे वो बिल्कुल आतंकी है, और किसी के त्योहार पर, लेकिन त्योहार पर हमला तो इजराइल में भी हुआ ना, उनका भी त्योहार था, वो लोग तो खुशियां मना रहे थे, वहां पर भी हमास ने, तो उसको भी आप आतंकवादी कार्रवाई मानते हैं, नहीं मानते? सर अशोक जी, मेरा भी छोटा सा सवाल है, अगर आप लेंगे तो मैं किसी के बीच, सुनिए क्या है। हाँ, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट नंबर जल्दी, एक मिनट आऊंगा। हाँ बोलिए जी। हिंसा कहीं पर भी हो, मैं कभी हिंसा का समर्थन नहीं करता, चाहे कोई भी करे, चाहे भारत के अंदर हो, चाहे किसी कंट्री के अंदर हो, आतंकवाद का तो समर्थन नहीं करना चाहिए। ये एक समस्या है, लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए इतना वक्त गुजर जाने के बाद, इतनी चीजें हो जाने के बाद, और वेस्ट का जो प्रोपेगेंडा रहा है, हम भारतीयों को वेस्ट के प्रोपेगेंडे में नहीं फंसना है। इसी वेस्ट ने, और खास तौर से इसी इजराइल ने जो है, आप देखेंगे कि बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज को, और खास तौर से ईरान को भी आतंकी कहा है, और हमास का जो हेडक्वार्टर है वो कतर के अंदर है। हमारे राजनीतिक संबंध तमाम मिडिल ईस्ट से है, हमारे संबंध जो है रूस से है। पुतिन ने आज तक नहीं कहा, पुतिन नहीं कह रहे हैं, इतनी बड़ी विश्व शक्ति होने के बावजूद ये जो राजनीति है इस वक्त इजराइल के अंदर इसलिए है, बेंजामिन नेतन्याहू सरकार जो है इस वक्त उसके खिलाफ बहुत जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं, और वहां के इजराइल के लोग ही उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। कितनी बड़ी इंटेलिजेंस अपने आप को कहती है कि हमारे पास मोसाद है,
हमारे पास बहुत बड़ी चीजें हैं, हमारे पास आईटी की इंफॉर्मेशन है, तमाम अमेरिका मिल करके और तमाम पूरी वेस्ट उनको समर्थन कहती है। इतना बड़ा हमला हो गया और लगा हुआ बॉर्डर, इजिप्ट ये कह रहा था कि हमने 10 दिन पहले इनको इंफॉर्मेशन दे दी थी और ये हमला हो गया। इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है और इस प्रोपेगेंडे से भारत को बचने की जरूरत है। हमारे देश के अंदर ये प्रोपेगेंडा ना फैलाया जाए। ओके 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 मैं सिर्फ एक चीज, उसके बाद गुरु प्रकाश पासवान मैं आपके पास आऊंगा। इसमें कोई दो राय नहीं, मोसाद की जो है इंटेलिजेंस फेलियर है, लेकिन बहुत से लोग, एक आपने कहा इसके पीछे कोई राजनीति है, और दूसरी बात ये भी है, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जब किसी भी देश में जब सरकारें अस्थिर होती है ना, तो वहां पर इसी तरह से होता है। तो इसके भी कई मायने हैं, लेकिन मैं उस डिबेट में आज नहीं जाऊंगा। पर सैयद जवाद, आपने कहा किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं और वास्तव में किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन तकलीफ की बात हुई है कि आपने इजराइल को तो आतंकी देश कह दिया, लेकिन आपने हमास के आतंकी कार्रवाई को आतंकी कार्रवाई नहीं कहा। यही शिकायत होती है। मैं आऊंगा आपके पास, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा है, फिर मैं गुरु प्रकाश जी के पास जाऊंगा और आपसे ये सवाल मेरा बना रहेगा। मैं इस सवाल पर आपको जरूर मौका दूंगा। मैं आज क्योंकि स्टूडियो से नहीं जुड़ा, इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, थोड़ा सा मुझसे कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि सभी लोग एक साथ बोलेंगे तो मेरे लिए भी सुनना और कंडक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद गुरु प्रकाश जी आपके पास आ रहा हूं सीधा। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। दिन दिनक दिन दिनक दिन दिन दिनक दिन तुम जाना दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू, तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। डेयरी क्षेत्र में कार्यरत पशुपालकों, तकनीशियनों तथा संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार 3 वर्गों में सर्वश्रेष्ठ कार्यों और अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। आवेदन करने के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क करें। आवेदन की अवधि 15 अगस्त से 15 अक्टूबर 2023 है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दो टूक आप देख रहे हैं, और दो टूक में आज हम इस वक्त राजस्थान से दो टूके कर रहे हैं। राजस्थान जहां डेमोक्रेटिक तरीके से एक जंग होने वाली है,
यहाँ पर 25 नवंबर को वोटिंग होगी, वोट डाले जाएंगे, चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे। लेकिन हम अभी राजस्थान की बात नहीं कर रहे, डेमोक्रेटिक तरीके से यहाँ जो जंग हो रही है उसकी बात नहीं कर रहे, बल्कि हम गाजा पट्टी में जो जंग चल रही है उसकी बात कर रहे हैं। हमास ने जो इजराइल पर आतंकी हमला किया उसकी बात कर रहे हैं। हमास ने आज दुनिया भर में कहा था कि जिहाद के समर्थन में, उसके समर्थन में लोग जो हैं आज सड़क पर आए, और लोग जो हैं सड़क पर आ भी गए, दुनिया में कई जगह पर आए। हालांकि इस बीच एक बड़ी बात यह है, जो खबर है वो ये है कि जर्मनी और फ्रांस ने अपने देश में किसी भी तरह से फिलिस्तीन के पक्ष में, इजराइल के खिलाफ किसी भी तरह के प्रदर्शनों पर रोक लगा दी है। लेकिन भारत में हमास के समर्थन में ही कई लोग जो हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जैसी जगह पर जो है स्टूडेंट जो है वो सड़कों पर उतर आए। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। इन 4 चीजों पर चर्चा कर मेरे साथ 4 मेहमान जुड़े हैं। गुरुप्रकाश पासवान जुड़े हुए हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अतीकुर रहमान रिसर्च स्कॉलर हैं, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हैं, और अंबर जैदी सोशल एक्टिविस्ट हैं। गुरुप्रकाश पासवान जी, ये जो चल रहा है, जो हिंदुस्तान में हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? और मैंने यहाँ पर किया राजस्थान के कांग्रेस नेता से, तो उन्होंने कहा भाई हमास जो है वो एक आतंकवादी संगठन, भारत ने तो उसको अभी तक घोषित नहीं किया है, तो अगर वो उनके मुजाहिदीनों की बात करते हैं तो उसमें गलत क्या है? नहीं, देखिए अशोक जी, सबसे पहले तो आपको और पैनल में उपस्थित सभी साथियों को हमारा नमस्कार। देखिए, कुछ मानसिकता होती है और हमारे देश में लंबे समय तक एक मानसिकता तुष्टीकरण की रही है, और प्रश्न खड़ा होता है कि तुष्टीकरण की सीमा क्या है? कहीं ना कहीं तो तुष्टीकरण की सीमा निर्धारित होनी चाहिए ना। तुष्टीकरण के नाम पे कुछ भी किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जो लंबे समय तक शासन में रही, उनका रेजोल्यूशन हमारे सामने है। उनका रेजोल्यूशन तटस्थ है क्या? उनका रेजोल्यूशन न्यूट्रल है क्या? उनका रेजोल्यूशन इम्पार्शियल है क्या? उनका रेजोल्यूशन ऑब्जेक्टिव है क्या? ये पूछना चाहिए। वॉइस नहीं आ रही। ये दुनिया के लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो कि अपने आप के रेजोल्यूशन में इस प्रकार का कोई साइड ले रही है, ये ठीक नहीं है। और कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। अशोक जी, मैं आपको और आपके दर्शकों को स्मरण कराना चाहता हूं, दिल्ली में ही बटला हाउस में एनकाउंटर हुआ था। विदेश मंत्री कांग्रेस के, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, सलमान खुर्शीद जी क्या बोले थे कि सोनिया गांधी जी के आंखों में आंसू आ गए थे। कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता है दिग्विजय सिंह जी, क्या बोले थे? ओसामा जी, हाफिज जी। अगर आपके पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता तुष्टीकरण के नाम पे आतंकवाद को संरक्षण देंगे, आतंकवाद को पोषित करेंगे, तो सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए क्या? कांग्रेस पार्टी ने कोई ट्वीट किया है क्या? पूरे दुनिया में जो भी हमारे सामने वीडियोज आ रहे हैं, जो दिल दहलाने वाले दर्दनाक संवेदनशील वीडियो आ रहे हैं, किसी ने कहा कि हम मजबूती के साथ खड़े हैं? तो निश्चित रूप से प्रश्न खड़े होते हैं, लेकिन प्रश्न खड़े होने के पीछे मंशा भी स्पष्ट रूप से दिखती है कि आप तुष्टीकरण के हद तक कहां तक जाएंगे। कहीं ना कहीं कोई सीमा निर्धारित होगी ना। और भारत के मुसलमान तो भाई राष्ट्रवादी मुसलमान है। भारत का मुसलमान हमेशा भारत के साथ खड़ा रहता है, लेकिन किस प्रकार सिर्फ एक वर्ग को, शाहबानों का जजमेंट आया था अशोक जी सुप्रीम कोर्ट में, हम सबको याद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो तलाकशुदा महिलाएं उनको मेंटेनेंस मिलना चाहिए, लेकिन फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस के दबाव में, जो रेडिकल फोर्सेस हैं उनके दबाव में, तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने उस प्रोग्रेसिव, उस प्रगतिशील सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विरोध में कानून बनाया। तो सवाल ही खड़ा होना चाहिए, आप आतंकवाद को पोषित करेंगे, गुरुप्रकाश जी एक काउंटर क्वेश्चन है। सवाल ये कि जो कुछ हो रहा है, जो हमने जो है जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में देखा, या हमने जो है जिसकी मैं बात कर रहा हूं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो बाकायदा एक चिट्ठी निकाल दी समर्थन में, इस सबके लिए आप कांग्रेस को दोष दे करके क्या इस पूरी समस्या को सिर्फ पॉलिटिकल एंगल से नहीं देख रहे हैं, जबकि शायद इस समस्या को पॉलिटिकल एंगल से अलग भी हटकर देखने की जरूरत है? नहीं, देखिए अशोक जी, सुरक्षा, सम्मान और संप्रभुता, इसमें कोई समझौता किसी कीमत का नहीं होनी चाहिए। पूरे दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अशोक जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको याद होगा 2004 से 14 तक देश में क्या हाल था? अव्यवस्था थी, शुद्ध रूप से लॉ एंड ऑर्डर कोई प्रायोरिटी नहीं था। कोई भी आता था, मुंबई में हिंसा का तांडव करके चला जाता था, हमारे लोग क्या करते थे? कुछ नहीं करते थे। तो हमारा कमिटमेंट है, हमारी प्रायोरिटी है कि समाज में स्थिरता हो, समाज में पीस हो, लेकिन पॉलिटिकल करता कौन है?
राजनीति कौन बदल के आता है? देखिए ये सच है अशोक जी, पॉलिटिकल बोलने से काम नहीं चलेगा। तुष्टीकरण की सीमा निर्धारित हो, तुष्टीकरण के आड़ में आतंकवाद को, रेडिकल फोर्सेस को और बहुत ही जो फंडामेंटल फोर्सेस उनको संरक्षण नहीं दे सकते हैं। आपको स्पेड जो गलत आपको गलत बोलना पड़ेगा, तब तक कोई भी गलत लगेगा। ठीक बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जो गलत है उसको गलत बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए, लेकिन बात वही है गलत क्या उसको लेकर इतना कंफ्यूजन भी है और उसको लेकर राजनीति भी है और सब चीजें हैं। लेकिन अतीकुर रहमान जी, क्या आप मानते हैं तुष्टीकरण की जो राजनीति इस देश में हुई, क्या उसके कारण दरअसल ऐसा होता है कि आज आतंकवाद के समर्थन में भी जो है लोग सड़क पर आ जाते हैं, स्टूडेंट्स आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जब नेता, और बिल्कुल ठीक कहा, जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था, जब मुंबई आतंकी हमला हुआ था, जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से उस वक्त रिएक्शंस हुए थे, उसको लेकर अगर बीजेपी आरोप लगाती है कि भाई तुष्टीकरण के कारण आज आतंकवाद को भी लेकर लोगों का ढुलमुल रवैया हो जाता है, क्या आप भी ऐसा मानते हैं? अशोक जी, कोई भी मकसद इंसानियत से बढ़कर नहीं हो सकता। पूरी दुनिया के मुसलमानों का मकसद और हिंदुस्तान के मुसलमानों का मकसद पैलेस्टीनियन कॉज के साथ जुड़ा हुआ है, हमास या आतंक के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। जो गुरु प्रकाश जी एक तरह से रंग देना चाह रहे हैं हमारी बहस को, वो अपीजमेंट को, और आपने भी जो ध्यान दिलाया कि भाई ये जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं वो आतंकवाद के समर्थन में हो रहे हैं, तो मैं इससे एग्री नहीं कर पाऊंगा। हेलो जी, बीच में कोई बोल रहा है। अशोक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा, जरा ओके, नहीं, मैं आपको सुन पा रहा हूँ अतीकुर रहमान जी। बीच में अगर कोई बोल रहे हैं, मेरी टेक्निकल टीम जरा देखे, अतीकुर रहमान जी की आवाज है, लेकिन अतीकुर रहमान जी आप अपनी बात जारी रखिए। जी, तो जो समर्थन किया जा रहा है अतीकुर रहमान जी, आतंकवाद का समर्थन नहीं किया जा रहा है, बल्कि पैलेस्टीनियंस की जो बुनियादी उनका हक था, पैलेस्टीनियन स्टेट अपने आप में एक स्टेट था। जब ज्यूज आए वहां पर तो 6% थे, आज वो अपना एक राज्य बना के बैठे। मैं मुबारकबाद दे रहा हूं किसी ने, क्योंकि इससे पहले मुझसे किसी और बहस में पूछा था कि आप चाहते हो कि इजराइल का एक स्टेट रहे या मुसलमान चाहते हैं कि वो तबाह बर्बाद हो जाए। मैंने कहा कतई तौर पे नहीं, वो इंसान है, उनका बराबर का हुकूक है। एक इजराइल का अपना स्टेट जिसको मान्यता मिल चुकी है बहुत पहले यूएन के द्वारा, भारत के द्वारा, इजराइल को पूरा हक बनता है अपना एक स्टेट कायम रखने का। उसी के साथ साथ जो ऑक्यूपाई करके रखा है उसने पैलेस्टीनियंस को, एक ओपन जेल बना के रखा है, उसको फ्री करने के लिए भी हमको आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार ने आज आवाज उठाकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि हम पूरी तरह से भर्त्सना करते हैं इजराइल पे जो अटैक हुआ है, लेकिन पैलेस्टीनियन कॉज भी भारत का एक मकसद है। अब अशोक जी, ये जो 2-4 दिन की देरी हो गई भारत सरकार की तरफ से, मैं समझता हूं इसके अंदर भी एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। बहुत ज्यादा मुसलमान जो कि बटे हुए हिंदुस्तान के अंदर, कोई एक पुख्ता हमारा कोई संगठन नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि एक प्लेटफॉर्म पे मुसलमानों को लाकर एक वॉइस बन सके, इसलिए वो कंफ्यूज हो गए। कोई कह रहा है हमास, कोई कह रहा है पैलेस्टीनियन। एक क्लियर मैसेज हमको देना चाहिए, हमास नहीं, मेरा एक अतीकुर रहमान जी, अतीकुर रहमान जी एक काउंटर है। आप कह रहे हैं लोग कंफ्यूज हो गए, मैं कह रहा हूं इसमें कंफ्यूजन क्यों? देखिए, फिलिस्तीन का कॉज हो सकता है, सरकार कहे ना कहे, फिलिस्तीन के कॉज को लेकर कई बार भारत सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है, लेकिन अभी जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो किस लिए हो रहे हैं? और अभी जो विवाद उठा वो क्यों उठा? वो तब उठा जब बाकायदा हमास ने आतंकवादी हमले किए, महिलाओं को बर्बर तरीके से नग्न करके उनको मारा, उनके शवों पर जो है थूका और उनका शवों का प्रदर्शन किया।
ये सब जो विवाद शुरू हुआ तब शुरू हुआ ना, जब बच्चों को मारा, जानवरों को मारा। हमास के ऐसे वीडियो है जिसमें बच्चों को मारा, जानवरों को मारा। तो ये जो पूरा विवाद शुरू हुआ, ये तो अब शुरू हुआ ना। फिलिस्तीन का कॉज एक हो सकता है, लेकिन जब हमास ऐसा करता है, उसके तुरंत बाद आप अगर फिलिस्तीन कॉज के लिए सड़कों पर उतरते हैं, तो इसका मतलब कंफ्यूज वो लोग हैं जो आज सड़कों पर उतरे हैं कि वो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं या दरअसल हमास का समर्थन कर रहे हैं। यस, अगर पहले ही दिन अशोक जी भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी इस चीज को क्लैरिफाई कर देते कि भारत की जो नीति हमेशा से 1948 से रही है वही है, तो ये कंफ्यूजन दूर हो सकता था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि क्यों नहीं बीजेपी और भारत की हमारी सरकार आज ये तमाम प्रोटेस्टर्स का साथ दे, बल्कि इनको गाइड करे। मैं तो कह रहा हूं इनको गाइड करे कि आप हमास का नाम ना लें, हमास को आतंकवादी घोषित आप डिक्लेयर करें, भारत सरकार घोषित करे हमास को। हम सब भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के आवाज उठाना चाहते हैं कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हमास ने जो बर्बरियत इस्राइल पे की वो कतई तौर पे नाकाबिले बर्दाश्त है। अशोक जी ठीक है, आपने एक इंपॉर्टेंट बात की गुरु प्रकाश जी, जल्दी से क्विक। हाँ, मैं एक मिनट जल्दी से, क्योंकि एक बिंदु आया, इंपॉर्टेंट बिंदु आया। गुरु प्रकाश जी जल्दी से क्विक रिस्पांस। दुनिया के कई देशों ने हमास को आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। क्या आपको लगता है वक्त आ गया भारत भी इसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दे, तो शायद जो है कंफ्यूजन किसी को नहीं रहे? देखिए, मुझे लगता है कि कंफ्यूजन सिर्फ रहमान साहब को है और कंफ्यूजन किसी को नहीं है, और हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि पैलेस्टीन हो और सेंट्रल एशिया के सभी मुस्लिम राष्ट्र हो, उन्होंने अपना सर्वोच्च सिविलियन ऑनर प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है। तो हमें आपसे कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है कि मोदी जी की संवेदनशीलता कितनी है, भारत सरकार की संवेदनशीलता कितनी है। आज सभी राष्ट्रों में सुरक्षा को लेकर के, सम्मान को लेकर, संप्रभुता को लेकर के हमारी बात है। देखिए, मुझे ताज्जुब होता है, मुझे आश्चर्य होता है कि तमाम एविडेंस, तमाम वीडियो उपलब्ध होने के बावजूद भी आप लोगों को साइड लेने में क्या दिक्कत होती है। अभी भी आप ये कह रहे हैं आप न्यायाधीश बन जाते हैं, आप यूनाइटेड नेशन बन जाते हैं, आप कह रहे हैं एक्सपेक्टर से भी जीता। अरे आपको जूस की एनर्जी क्या है? आपको किसी चीज की एनर्जी क्या है? आपको हक क्या है? आपको अधिकार क्या है? कोई भी व्यक्ति कहीं भी है, आप इतिहास के जानकार हो जाते हैं, आप जज जूरी सब आप ही हो जाते हैं। ये आपको अधिकार किसने दिया है? और जहां तक भारत सरकार का स्टैंड है, भारत सरकार का स्टैंड स्पष्ट है। भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से बोला हुआ है कि ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे आतंकवाद एक समस्या है जो मानवता के लिए संकट है। आतंकवाद मानवता के लिए संकट है। मैं आता हूँ सर, आता हूँ एक एक करके प्लीज। इलेक्शन मोड से बाहर आइए सर, एक एक करके। अतीकुर रहमान जी सुनिए, अतीकुर रहमान जी प्लीज, अतीकुर रहमान जी एक मिनट, अतीकुर रहमान जी एक मिनट, अतीकुर रहमान जी एक एक करके। देखिए, मैंने कहा नहीं, वो इलेक्शन मोड से बाहर निकालिए ना उनको। ओके, नहीं, अतीकुर रहमान जी एक मिनट, अतीकुर रहमान जी एक मिनट, अतीकुर रहमान जी एक एक करके प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक एक करके, क्योंकि नहीं तो हम किसी को नहीं सुन पाएंगे, और मैं भी अभी स्टूडियो में नहीं हूं जहां से मैं बेहतर तरीके से आप सबको कंट्रोल कर सकूं, इसलिए थोड़ा सहयोग कीजिए। गुरु प्रकाश जी की बात पूरी हो जाए फिर मैं आगे बढ़ूंगा जी। नहीं अशोक जी, ये भी एक डिबेट आतंकवाद है, ये भी ना बोलने देना किसी को, ये भी एक डिबेट टेररिज्म है। बोलना चाहता हूं यहाँ पे, ये भी आतंकवाद है। किसी को बोलने नहीं देना, अपने बारे में स्वयं बोलना, सुनने की आदत डाल लीजिए। नहीं, सुनने की आदत डाल लीजिए आप। सुनने की आदत नहीं है आपको, सुनना भूल गए क्या? सर प्लीज आपको सुनना याद दिलाना पड़ेगा। एक मिनट रुकिए सैयद जवाद प्लीज, सैयद जवाद मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज एक एक करके बोलिए। सैयद जवाद रुकिए, सैयद जवाद मुझे अपने पैनल से कहना पड़ेगा आप लोगों की फीडर डाउन कर दें, क्योंकि एक एक करके बोलिए प्लीज एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, मैं सबको टाइम दूंगा। सर एक एक करके बोलिए, मैं सबको टाइम दूंगा, प्लीज रुकिए एक मिनट। गुरु प्रकाश जी को बात पूरी करने दीजिए, मैं उसके बाद आगे बढ़ूंगा। आप अगर बोलेंगे तो फिर हम किसी भी तरह से चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे, जरा सहयोग कीजिए प्लीज। गुरु प्रकाश जी जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए, और उसके बाद जो है बाकी लोग। हाँ जी अशोक जी, मैं 10 सेकंड में अपनी बात को पूरा करूंगा। जब यूनाइटेड नेशंस कहता है, तमाम ग्लोबल एजेंसी कहती है कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन इज अ फॉर्म ऑफ टेररिज्म, तो आपको बोलने में क्या दिक्कत होता है?
इस्लामिक कट्टरपंथ आतंकवाद का जनक है, ये बोलने में आपको क्या दिक्कत हो रही है? और आप जूस पे चले जाते हैं, आप इजराइल पे चले जाते हैं, आप ऑक्यूपेशन पे चले जाते हैं। आप ही इतिहास के जानकार हैं, आप ही धर्म के जानकार हैं, आप ही आतंकवाद के जानकार हैं। ऐसे थोड़ी ना होगा, आप तुरंत तय करिएगा। ओके 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 मैं चाहूंगा कि यहाँ पर अमर जैदी आप अपनी बात रखिए और साथ साथ आप सैयद जवाद से एक सवाल करना चाहती थी, तो आप अपनी बात भी रखिए और सैयद जवाद से जो सवाल है ताकि सैयद जवाद उस पर रिस्पॉन्ड कर सके। जी, पहली बात जो मैं कहना चाहती थी उसकी शुरुआत अभी जो एंड नोट पे उन्होंने किया है, गुरु प्रकाश जी ने वही बात की है। मैं उसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि यूनाइटेड नेशंस ने हमास को डिक्लेयर किया है कि वो एक टेररिस्ट आउटफिट है। उसके अलावा बहुत सारे देशों ने किया है। इसके अलावा जो बात अतीकुर रहमान साहब ने कही थी वो ये कि भारत सरकार करे, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ही गुजारिश इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस जो जितनी भी है भारत में, उनसे क्यों नहीं कर देते कि एक आतंकी संगठन जिसने इंसानियत पे जुल्म किया है उसके खिलाफ अगर एक फतवा इंटरनेशनल फतवा काउंसिल जो नजफ पे बैठी है वो फतवा निकाल सकती है तो आप भी निकाल दीजिए। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भी आपको देखते हुए निकालेंगे। आप जो सामने आतंकवाद हो रहा है उसको आप आतंकवादी नहीं कह सकते। मैं इतनी सारी डिबेट्स कर चुकी हूँ, किसी के मुंह से ये नहीं निकला कि हमास जो है एक आतंकी संगठन है। आप फिलिस्तीनियों के साथ हैं, उनके संघर्ष के साथ हैं, हम समझते हैं और हम भारत की जो नीति है वो भी उनके साथ में, लेकिन आप एक आतंकवादी संगठन को आतंकवादी कहने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात जो सैयद जवाद ने बात कही थी कि कहीं पे भी आतंकवाद होता है, हिंसा होती है, हम उसके खिलाफ हैं। आप यहाँ पर जो फिलिस्तीनियों पर हिंसा हो रही है हमास की वजह से, हमास ने हमला किया इजराइल पे, उकसाया उनको, जिसका भुगतान भुगतना पड़ रहा है फिलिस्तीनियों को, मासूम बच्चों को, और उधर इजराइल में भी मासूम और महिलाएं टारगेट होती हैं। आपने हमास को नहीं कहा कि भाई तुम्हारी वजह से मासूम मुसलमान, आप जूस को तो जाने दीजिए चूल्हे में, लेकिन आप मुसलमानों के लिए भी नहीं खड़े हो रहे हैं, मुसलमानों के लिए भी उनको जिम्मेदार नहीं ठहराया कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारे कामों की वजह से आम मुसलमान, आम बच्चे, मासूम लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ रही है। तो आप लोगों को परहेज किस बात से है कि आप उसको एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करने के लिए शुरुआत कीजिए, एक मुहिम चला दीजिए। लेकिन और एक और बात, अगर सीरिया में हिंसा होती है, ऐसा ही करती है, तो वहां पर कोई भारत का मुसलमान कोई भी रैली नहीं निकालेगा। पाकिस्तान में हिंसा होती है वहां के अल्पसंख्यकों पर, तो कोई हिंसा नहीं होती, सब चुप पड़े रहते हैं। तो कश्मीर में होती हिंसा हिंदुओं पर, तब कोई नहीं बोलता। तो भाई सिलेक्टिव क्यों है आपकी हिंसा के विरोध में आना? तो ये जो सारी चीजें सबको समझ में आती है। तो आप राजनीति और पूरा ठीकरा आप प्रधानमंत्री मोदी पे फोड़ना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि भारत के मुसलमानों की भी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि आप शुरुआत करें कि हम आतंक के खिलाफ नहीं, हम फिलिस्तीनियों के संघर्ष के साथ है, तो सबको समझ में आ जाएगा। शुरुआत आप कीजिए, पीछे से फॉलो करने के लिए पूरा देश पड़ा हुआ है, सबको समझ में आएगा कि भारत के मुसलमान आतंक के खिलाफ है, ना कि फिलिस्तीनियों के या किसी और के खिलाफ। तो जो भी संघर्ष है आपका स्टैंड तो आपको खुद क्लियर करना पड़ेगा। तो आप कहीं से भी आतंकवाद और फिलिस्तीन में फर्क नहीं कर रहे, फिर आप यहाँ पे आके विक्टिम कार्ड निकाल देते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आप ये क्यों नहीं क्लियर हो सकते कि आप फिलिस्तीन के कॉज के लिए भी रह सकते हैं लेकिन आतंकवाद के खिलाफ भी हो सकते हैं? ये दोनों चीजें जो हैं ऐसी हैं, ऐसा नहीं कि ये दोनों चीजें एक साथ नहीं बोली जा सकती, ये दोनों चीजें एक साथ बोली जा सकती हैं। पर तकलीफ क्या है कि ये दोनों चीजें एक साथ नहीं बोली जा रही। मैं आऊंगा अतीकुर रहमान जी आपके पास, सैयद जवाद आपके पास इस छोटे से ब्रेक के बाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दिन दिनक दिन दिनक दिन दिन दिनक दिन तुम जाना दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं,
अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या दरअसल हमास के आतंकवादियों के समर्थन, उनकी जो आतंकी कार्रवाइयां हैं उनके समर्थन में हिंदुस्तान में जो लोग सड़कों पर उतरे, क्या उससे सिर्फ फिलिस्तीन का समर्थन माना जा सकता है? क्योंकि आप आज फिलिस्तीन के लिए उतरे, क्या इतना ही है या फिर दरअसल आपने आज सड़क पर उतरकर हमास के लिए, हमास की आतंकी कार्रवाइयों का समर्थन कर दिया? क्या दोनों चीजें जो हैं अलग अलग नहीं हैं? इन सब पे बात कर रहे हैं। मेरे साथ जो चार मेहमान जुड़े हुए हैं, अतीकुर रहमान जुड़े हुए हैं, इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर, गुरु प्रकाश पासवान बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सैयद जवाद हैं राजनीतिक विश्लेषक, और अंबर जैदी हैं सोशल एक्टिविस्ट। सैयद जवाद, कुल मिलाकर अगर देखें तो ये अब मुझे लगता है एक ही सांस में कहा जा सकता है, बहुत आसान है कि भाई आप फिलिस्तीन के कॉज के समर्थन में हैं लेकिन हमास की आतंकी कार्रवाइयों के खिलाफ में है। क्या ये एक साथ नहीं कहा जा सकता? और दूसरी बात ये भी है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो अपने बयान दिया उसमें वो कहते हैं हमास के हमला जो है स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। क्या स्वाभाविक प्रतिक्रिया हिंसा को लेकर के हिंसा हो और हिंसा को लेकर हम महिलाओं बच्चों को मारे, क्या ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो सकती है? देखिए, बहुत बहुत लंबे चौड़े सवाल करें। एक तरफ से गुरु प्रकाश पासवान जी ने कहा इनका नाम गुरु प्रकाश है, लेकिन मुझे लगता है इनको ऊपर गुरु का प्रकाश ठीक से पड़ा नहीं, तो ये राजनीतिक बातें करते हैं। हर किसी को राजनीतिक में से सर पर्सनल टिप्पणी ना करें प्लीज, पर्सनल टिप्पणी ना करें प्लीज। अंबर ने सवाल करे और आपने सवाल करी। देखिए क्या है, आतंकवाद की नाम के साथ ही बात करें तो अशोक जी ये गलत है। अशोक जी इनको अभी बोले क्षमा मांगिए, नाम के साथ बिल्कुल गलत है गुरु प्रकाश जी, बिल्कुल ओके। एक मिनट, बिल्कुल गलत है किसी का नाम लेकर के उस पर निजी टिप्पणी। मैंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए सैयद जवाद, ऐसा नहीं, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, किसी के ऊपर कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। वापस हम नहीं लेते हैं भाई, ठीक है। सैयद जवाद अपने शब्द प्लीज वापस लीजिए, क्योंकि किसी के नाम को सैयद जवाद सुनिए, सैयद जवाद एक मिनट, टॉपिक नहीं, सैयद जवाद एक मिनट, सैयद जवाद सुनिए, टॉपिक पे सैयद जवाद, हाँ बिल्कुल टॉपिक पे आइए, लेकिन अपने शब्द वापस लीजिए, क्योंकि किसी का भी नाम, उसके माँ बाप उसके बहुत प्यार से नाम रखते हैं, किसी के नाम को लेकर इस तरह की टिप्पणी बिल्कुल गलत है, अवांछित है। आप अपने शब्द वापस लीजिए, टॉपिक पे बोलिए। पूरी डिबेट निकल जाएगी तू मैं अपने शब्द वापस लीजिए सैयद जवाद, आप आगे नहीं बढ़िएगा ऐसे, अपने शब्द वापस लीजिए, शब्द वापस लीजिए सैयद जवाद। अरे सुनो भाई गुरु प्रकाश, सुनो, हर वक्त राजनीति नहीं, अपने शब्द वापस लो पहले, अपने शब्द वापस लो, मैं बहुत विनम्रता से आपसे आग्रह कर रहा हूं। सैयद जवाद सुनिए, सैयद जवाद आप एक शब्द कह दें कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, उसके बाद आप विषय पे आ जाइए, कोई हर्ष थोड़ी है। आप किसी के ऊपर निजी टिप्पणी करके आप आगे ना बढ़े प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है, आप कह दीजिए कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, विषय पर आ जाइए। अरे सुन लीजिए, वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये राजनीतिक मोड पर रहते हैं, ये देश अपने शब्द वापस लीजिए, आपने क्यों कहा नहीं कहा, इससे कोई मतलब नहीं, अपने शब्द वापस लीजिए। आपसे ये जवाब पार्टी बड़ी है और पार्टी इनके लिए सैयद जवाद आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, सैयद जवाद आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप भी राजनीतिक मोड में रहते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? सुन लीजिए, और बात इसलिए कही है क्योंकि सुनिए सैयद जवाद नहीं, मैं ये डिबेट अलाउ नहीं करूंगा, कोई छोटा कोई बड़ा नेता मेरी डिबेट में, जो लोग आए सब सम्माननीय है, किसी के नाम पर टिप्पणी, किसी को छोटा बड़ा कहना, इसकी अनुमति मैं नहीं दूंगा सर, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। अच्छा, बात बिल्कुल नहीं दूंगा। इस तरह की टिप्पणियां, इस तरह के निजी हमले, इस तरह की निजी टिप्पणियां बिल्कुल मेरे डिबेट में मत कीजिए। अरे भाई सुनिए तो क्या हो गया, पूरी बात सुनिए, मुकम्मल होने दीजिए, तू मैं वक्त चला गया बीच में। अपना शब्द वापस लीजिए पहले सैयद जवाद, आप ऐसे बात नहीं लूंगा वापस, बोल अशोक जी,
अशोक जी आपको एक मिनट सुनिए, ओके सही, एक मिनट रुकिए, सही है जवाब। और गुरुप्रकाश जी दोनों का फीडर नीचे करिए, दोनों का फीडर नीचे कीजिए। सैयद जवाद और गुरुप्रकाश जी दोनों का फीडर नीचे कीजिए। नहीं सुनिए मैं एक बात, देखिए मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, किसी के नाम को लेकर टिप्पणी बिल्कुल गलत है, मैं अपने शो में इसकी इजाजत नहीं दूंगा। दूसरा, किसी को छोटा नेता कहना, बड़ा नेता कहना, यह बिल्कुल गलत है, ये आपको कहने का हक नहीं है। और आप खुद भी राजनीतिक विश्लेषक है सैयद जवाद, आप किसी को यह कहें राजनीति मूड में रहते हैं, वो बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई भी टिप्पणी बिल्कुल अवांछित है, मैं उसकी अनुमति नहीं दूंगा। प्लीज अतीकुर रहमान जी। अशोक जी, ये बड़े दुख की बात है, देखिए कि हमारे देश के अंदर हम बहुत बहस करते हैं, रोजाना बहस करते हैं, लेकिन बहसों के अंदर जो मुद्दे होते हैं उस पर कोई क्लोजर नहीं होता है। अंबर जी ने जो सवाल उठाया कि तमाम हमारे जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं, आलिम हैं, वो क्यों नहीं डिक्लेयर कर देते, तो मैं याद दिलाना चाहूंगा अशोक जी, कोविड से कुछ पहले ही की बात है, आपने भी उसको कवर किया होगा अपने चैनल के ऊपर। 1000 उलेमा, हमारे तमाम जितने जुरिस्प्रूडेंस है, सबको मिलाकर एक लार्जर देन लाइफ प्लेटफॉर्म से आकर उन्होंने पाकिस्तान के हर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कंडेम किया था, टेररिज्म को कंडेम किया था। ये क्यों भूल जाते हैं हम लोग अंबर जी? ये क्लोजर क्यों नहीं हो पाता है? क्यों ऐसा होता है कि मुसलमानों को हमेशा से आतंक के साथ जोड़ा जाता है, हमारे कुरान को आतंक के साथ जोड़ा जाता है, हमारे प्रॉफिट को आतंक के साथ जोड़ा? अरे कुछ तो क्लोजर लाइए ना। नहीं सुनिए, किसी मजहब को आतंक से जोड़ना गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये भी बात है ना कि कुछ अगर मजहबी जुलूस निकले और वहां पर सर तन से जुदा के नारे लगे तो वो भी लोगों को सवाल उठाते हैं, वो भी गलत है। और मैं फिर कह रहा हूं, आप फिलिस्तीन और इजराइल की जो लड़ाई है उसमें आपका रुख एक अलग हो सकता है, लेकिन कम से कम आतंकवाद को लेकर, आतंकी घटनाओं को लेकर के उसका तो खुलकर विरोध कीजिए और कम से कम हमास के समर्थन में सड़कों पर मत उतरिए, क्योंकि ये करना जो है ये इंसानियत के खिलाफ है और कोई भी धर्म, कोई भी मजहब इंसानियत के खिलाफ जाने के लिए नहीं कहता। ये सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय इतना ही है। मैं फिर अपने सभी मेहमानों से अनुरोध करूंगा, कृपया मेरी डिबेट के अंदर किसी के ऊपर कोई पर्सनल टिप्पणी ना करें, और बड़प्पन ये अगर आपने टिप्पणी कर दी तो आप अपने शब्द वापस लीजिए और दोबारा मुद्दे पर आ जाएं। इससे विवाद को हल करके हम वास्तव में बहस कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करते तो यही लगता है कि आप बहस से भाग रहे हैं, मुद्दों से भाग रहे हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।